प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी की, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की पार्टी के लिए गुजरात में सब सही चल रहा है। कहीं से कोई चैलेंज भी नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी के लिए नया चैलेंज तैयार हो रहा है। दक्षिण में साउथ के 5 में 4 मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साउथ का फ्रंट खोलने की तैयारी में हैं। मुद्दा है परिसीमन का, जो उत्तर के मुकाबले दक्षिणी राज्यों के पावर बैलेंस को बिगाड़ सकता है। 26 से लेकर 29 तक की पूरी सियासी लड़ाई के सबसे बर्निंग टॉपिक पर मोदी ने कितना होमवर्क किया है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। उनतीस के गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन स्टार्ट हो गया है। 29 के गेम ऑफ थ्रोन्स का फर्स्ट राउंड 2026 में डिसाइड होगा। फिर 26 से 29 तक कुर्सी के लिए फुल ऑन पॉलिटिकल वॉर होने वाली है। नरेंद्र मोदी गिनती कराने वाले हैं। मोदी 142 करोड़ लोगों की गिनती कराएंगे। पूरे देश में एक साथ गिनती शुरू होगी। मोदी की गिनती शुरू होने से पहले विरोधियों में खलबली है। मोदी विरोधी कैंप ने दक्षिण में नया मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया है। मोदी के खिलाफ भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता को हथियार बनाया जा रहा है। द्रविड़, कन्नड़ और मलयाली इमोशन को उभारने का प्रयास हो रहा है। मोदी के विरोधी उत्तर दक्षिण की लड़ाई कराने तक की सोच कर बैठे हैं। मोदी को उत्तर भारत का नेता बनाने वाला नैरेटिव हेट फैक्ट्री में पकाया जा रहा है। 26 से 29 की पूरी लड़ाई ही दक्षिण में लड़ी जानी है। नरेंद्र मोदी की पार्टी जहां कमजोर है, वहीं पर मोदी को घेरने का प्लान बनाया गया है। 39 लोकसभा सांसदों वाले राज्य तमिलनाडु में, लोकसभा में 28 सांसद भेजने वाले राज्य कर्नाटक में, 20 सांसद चुनने वाले राज्य केरल में और लोकसभा के 17 सांसद चुनने वाले तेलंगाना में। उत्तर बनाम दक्षिण का, आर्य बनाम द्रविड़ का, हिंदी बनाम तमिल, कन्नड़ और मलयालम का युद्ध घोषित कर दिया गया है। क्या नरेंद्र मोदी नए सियासी युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने 26 से आगे की तैयारी कर ली है? क्या नरेंद्र मोदी ने जंग के लिए सेना तैयार कर ली है? राहुल गांधी पिछले 8 महीने से एक ही रट लगा रहे हैं, गिनती कराओ, गिनती कराओ। राहुल गिनती में जाति घुसाते हैं। दक्षिण में राहुल गांधी के करीबी नेता गिनती कराने के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके हैं। दक्षिण के 4 राज्य और 5 बड़े नेताओं ने खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गिनती रुकवाने के लिए या गेम के रूल बदलने के लिए मोदी से जंग लड़ने को तैयार हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन अभी खुले तौर पर इस मोर्चे में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल वो भी स्टालिन, सिद्धरामैया और रेवंत रेड्डी के साथ हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो मोदी से लड़ने की टाइमलाइन भी अनाउंस कर दी है। 5 मार्च को स्टालिन ने ऑल पार्टी मीटिंग्स बुला ली है। क्या 5 मार्च से पॉलिटिक्स बदलने लगेगी? दक्षिण में एक आंध्र प्रदेश ही है जहां नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा रहा। आंध्र प्रदेश में कोई बयानबाजी नहीं हो रही। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण नरेंद्र मोदी से तालमेल करके चल रहे हैं। अब समझिए कि मुद्दा क्या है। अगले 1 साल से 1.5 साल में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। पहला काम है जनगणना, यानी सेंसस, यानी कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक एक भारतीय नागरिक की गिनती। दूसरा काम है परिसीमन, यानी डीलिमिटेशन, यानी आबादी के हिसाब से संसद में सीटों का पुनर्निर्धारण। और तीसरा काम है संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का कानून लागू करना। संसद ने जो महिला आरक्षण बिल पास किया है, उसके मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव में हर हाल में महिला आरक्षण लागू होगा। डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण का बेस है जनगणना, यानी नागरिकों की गिनती। यह काम 2021 से ही टलता आ रहा है। 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं कराई गई थी। कोरोना का प्रकोप खत्म होने पर भी नरेंद्र मोदी ने जनगणना का काम शुरू नहीं कराया।
मोदी ने गिनती क्यों नहीं कराई, इसमें मोदी के विरोधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि मोदी ने अब तक जानबूझकर जनगणना नहीं कराई है। वो 2026 में गिनती कराएंगे और उसी गिनती के आधार पर संसदीय सीटों का परिसीमन कराएंगे। संविधान में प्रावधान है कि समय समय पर जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यह व्यवस्था 1971 तक चली। इंदिरा गांधी ने 1976 में यह प्रोसेस 25 साल के लिए रुकवा दिया। तब देश में इमरजेंसी लगी थी और राजनीतिक उथल पुथल का हवाला दिया गया था। 25 साल तक लगी रोक के बाद 2001 में परिसीमन होना था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे 25 साल के लिए और टाल दिया। 25 साल के लिए 2 बार यानी कुल 50 साल तक टलने के बाद 2026 में चुनाव आयोग को परिसीमन करना ही है। पेंच यह है कि 2001 में वाजपेयी सरकार ने जो नियम पास कराया था उसमें कहा गया था कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा। अगर नॉर्मल नियमों से चलें तो 2026 के बाद 2031 की जनगणना होती है, यानी परिसीमन 2031 के बाद होगा। लेकिन 2021 की जनगणना अभी ड्यू है। अगर उसे 2026 में करा लिया जाता है तो उसके आधार पर परिसीमन हो सकता है। 19 फरवरी को नए मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और सहकारिता मंत्रालय में सेक्रेटरी का पोस्ट संभाल चुके ज्ञानेश कुमार के सामने पहला बड़ा चैलेंज ही डीलिमिटेशन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद इसलिए भी बनवाई क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद जितने लोकसभा सदस्य होंगे उतने सांसद पुरानी संसद में नहीं बैठ सकते थे। नई संसद की नई लोकसभा में मोदी ने 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की है। मोटे तौर पर माना जाता है कि अगली लोकसभा में इतने ही मेंबर होंगे, यानी 24 में 543 लोकसभा सांसद चुने गए, 29 में 888 सांसद चुने जाएंगे। हालांकि ये अभी सिर्फ अनुमान है। नई लोकसभा की साइज और वहां किए गए सिटिंग अरेंजमेंट को 888 सांसदों का एक फिगर मिल गया है, लेकिन किस राज्य से कितने सांसद होंगे, विवाद का मेन पॉइंट यही है। दक्षिण के राज्यों को लगता है कि परिसीमन के लिए अगर मौजूदा आबादी को आधार बनाया गया तो उत्तर भारत के राज्य फायदे में रहेंगे और दक्षिण के राज्य घाटे में, यानी उत्तर से ज्यादा सांसद चुने जाएंगे, दक्षिण से कम सांसद चुने जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कहते हैं कि तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को गंभीरता से लागू किया और आबादी बढ़ने की रफ्तार पर काबू किया, मगर परिसीमन में उनको दंडित किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भी यही शिकायत है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुकाबले तेलंगाना में भी आबादी बढ़ने की रफ्तार कम है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार दोनों इस बात पर एक राय हैं कि डीलिमिटेशन में कर्नाटक को नुकसान नहीं होना चाहिए। Congress party is opposed to this delimitation. We don't agree. They want to reduce our seats in the south. So we are not happy with whatever they are doing. So we will fight at the entire election commission. We will fight in the court of law. We will fight with the people. And what they are doing is not right. Reducing any seats in any states of southern India is not right. गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि डीलिमिटेशन में वो दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं होने देंगे। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डीलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं हो। होम मिनिस्टर के एश्योरेंस के अनुसार अगर दक्षिण के राज्यों की सीटें नहीं घटेंगी तो फिर झगड़ा किस बात का है। दरअसल स्टालिन, सिद्धरमैया और रेवंत रेड्डी को लगता है कि उनके राज्य की सीटें भले ही न घटें, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले उनकी सीटों का अनुपात घट जाएगा। इसका रीजन समझिए। पिछले 50 साल से परिसीमन पर रोक का असर यह हुआ है कि दिल्ली की एक एक लोकसभा सीट पर औसत रूप से 21,70,000 से ज्यादा वोटर हैं। हरियाणा में एक लोकसभा सीट पर औसतन
20,80,000 वोटर हैं। यूपी बिहार में औसत रूप से 19 लाख वोटर एक एक सीट पर वोट डालते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी 19 लाख की रेंज में हैं, जबकि केरल में औसत रूप से 12 लाख वोटर ही अपना लोकसभा सांसद चुनते हैं। तमिलनाडु में औसत रूप से 16 लाख से कम वोटर अपना सांसद चुनते हैं। लोकतंत्र संख्या पर चलता है। परिसीमन में वोटर की संख्या का ख्याल रखा जाता है। 26 का परिसीमन होगा तो संख्या का ख्याल तो रखना ही होगा। इसलिए किसी राज्य की सीटें घटे या न घटे, लेकिन अनुपात तो बदलेगा ही। हम आपको 2026 की संभावित आबादी के आधार पर परिसीमन का एक अनुमान दिखाते हैं। राजस्थान की आबादी के हिसाब से वहां की लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 50 हो सकती हैं, यानी 100% की बढ़ोतरी। बिहार की लोकसभा सीटें 40 से बढ़कर 79 हो सकती हैं, यानी 98% का इजाफा। यूपी की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 143 हो सकती हैं, यानी 78% की बढ़ोतरी। हरियाणा की सीटें 10 से 18 हो सकती हैं, यानी 80% की बढ़ोतरी। एमपी की लोकसभा सीटें 29 से बढ़कर 52 हो सकती हैं, यानी 80% का इजाफा। महाराष्ट्र की सीटें 48 से बढ़कर 76 हो सकती हैं, यानी 58% का इजाफा। और दिल्ली की लोकसभा सीटें 7 से बढ़कर 12 तक जा सकती हैं, यानी 71% का इजाफा। उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले दक्षिणी राज्यों को देखें तो वहां सीटें इस अनुपात में नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में आबादी बढ़ने की रफ्तार उत्तर भारत जितनी नहीं है। दक्षिण भारत में सीटों का परिसीमन कैसे हो सकता है, इसका अनुमान देखते हैं। तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़ाकर 49 की जा सकती हैं, यानी 26% की बढ़ोतरी होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर अभी 42 सीटें हैं, ये 54 तक जा सकती हैं। इस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीटें 29% बढ़ सकती हैं। कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर 41 तक जा सकती हैं, यानी 46% का इजाफा हो सकता है। लेकिन केरल की सीटें 20 से नहीं बढ़ पाएंगी। परिसीमन के बाद भी केरल की 20 सीटें ही रह पाएंगी, क्योंकि केरल ने आबादी बढ़ने की रफ्तार पर सबसे इफेक्टिव रोक लगाई। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण भारतीय राज्यों की शिकायत जायज है। अभी यूपी और बिहार को मिलाकर लोकसभा की 120 सीटें होती हैं। परिसीमन का आबादी वाला फॉर्मूला लगा तो यूपी और बिहार की सीटें बढ़कर 222 हो सकती हैं। दक्षिण के 5 राज्यों और पुडुचेरी को मिलाकर अभी लोकसभा की 130 सीटें हैं। परिसीमन के बाद 5 दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़कर 165 ही हो पाएंगी, यानी आबादी के हिसाब से दक्षिण का घाटा तय है। इससे बचने के लिए सिद्धरमैया ने 2026 की जगह 1971 की आबादी के अनुपात में ही लोकसभा की सीटें बढ़ाने का सुझाव दिया है। अब आपको परिसीमन पर गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दिया था। अमित शाह के इस बयान को बहुत गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा कि डीलिमिटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम या ना के बराबर रहता है। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए कि भाई तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन क्यों और 2026 क्यों। डीलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डीलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डीलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डीलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। अपने देश में राजनीति किसी भी सब्जेक्ट पर शुरू हो सकती है।
दक्षिण में जहां बीजेपी उत्तर के मुकाबले कमजोर है और जहां कांग्रेस ने अच्छा अलायंस बनाकर रखा है, वहां के राज्यों और वहां के सियासी दलों को एक मुद्दा तो मिल ही गया। 2026 में तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए स्टालिन और विजयन के लिए यह मुद्दा बिल्कुल मुफीद है। डीलिमिटेशन का मुद्दा सियासत के चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है। इसे धीमी धीमी आंच पर 2026 तक पकाया जाएगा, फिर 26 के बाद इसे 29 के लिए तैयार कर लिया जाएगा। यह तय मान कर रहिए कि 26 से 29 के बीच जितने भी चुनाव होंगे, उनमें जनगणना, महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन वाला एलिमेंट जरूर होगा। नरेंद्र मोदी को इसी सियासत के बीच से रास्ता निकालकर आगे बढ़ना है। इसे नरेंद्र मोदी की खुशकिस्मती कहिए या मोदी विरोधियों की बदकिस्मती, एंटी मोदी मोर्चा का अपना हाउस ऑफ कार्ड्स बेतरतीब है। जातियों की गिनती कराने के मुद्दे पर राहुल गांधी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इंडिया अलायंस में भी राहुल सपोर्ट नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि हर पार्टी के नेता अपना अपना गुणागणित लगा रहे हैं। इंडिया अलायंस से बाहर मायावती की पार्टी बीएसपी किसी भी चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही। 24 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी 0 हो गई। उससे पहले 22 के यूपी इलेक्शन में बीएसपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। जितने नेता बीएसपी में शामिल होते हैं, उससे ज्यादा नेता या तो निकाल दिए जाते हैं या उनके पंख कतर दिए जाते हैं। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद के राजनीतिक जीवन पर ताला मार दिया है। आकाश आनंद अब मायावती के उत्तराधिकारी नहीं कहलाएंगे। मायावती जब तक जिंदा रहेंगी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।